नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो जस्टिस वर्मा का जो घर पे जो जले हुए अधजले नोट मिले, कथित तौर पर आग लगी, उसका जो वीडियो और ऑडियो सामने आया है, उसका आप ऑडियो गौर से सुनिएगा। एक जगह एक सज्जन कह रहे हैं, एक मर्द की आवाज़ आ रही है, महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। अब ये दमकल विभाग के हैं, दिल्ली पुलिस के हैं, कहा नहीं जा सकता, लेकिन टोन थोड़ा दिल्ली पुलिस वाला लग रहा है। कोई हरियाणा का बंदा जैसा है बोली से। महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। ये मैं कई बार सुना और मुझे लगा कि वाकई में महात्मा गांधी जिस सच्चाई के प्रतीक थे, पारदर्शिता के प्रतीक थे, देशभक्ति के प्रतीक थे, न्यायपालिका में यकीन करते थे, धर्म में यकीन करते थे, ईमानदारी में की बात करते थे, तो वो सारे जो महात्मा गांधी के असूल हैं, उन सब में होली के दिन आग लग गई। वैसे भी महात्मा गांधी में आग लग गई भाई का मतलब नोट में आग लग गई, क्योंकि हरे हरे नोट, करकरे से नोट, गांधी जी देना भाई, 2 गांधी लगेंगे, 3 गांधी लगेंगे, इसके लिए तो 10 गांधी से कम में काम नहीं चलेगा। ये फिल्मों में भी इस तरह के डायलॉग का इस्तेमाल होता रहा है। तो एक बड़ा सवाल ये है, वैसे भी महात्मा गांधी ने खुद वकालत की थी, बैरिस्टर थे भारत लौटने से पहले, और अगर वो वकालत में के पेशे में ही रहते तो हो सकता है खुद एक दिन जज बनते। वकालत में इसलिए भी थे क्योंकि वो न्यायपालिका में यकीन किया करते थे। और महात्मा गांधी जहाँ भी हैं, वो ये देख रहे होंगे तो आत्मा बहुत रो रही होगी कि एक तो न्यायपालिका के पतन की कहानियाँ सामने आ रही हैं, लोकसभा का चौथा भारतीय लोकतंत्र का एक और स्तंभ ढहता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें दरारें पड़ती नज़र आ रही हैं, और नाम फिर महात्मा गांधी का लिया जा रहा है, बदनाम महात्मा गांधी हो रहे हैं। महात्मा गांधी में तो आग लग गई भाई, गौर से सुनिएगा। अब यहाँ बड़े सवाल उठते हैं। 14 मार्च को रात के 11:15 बजे ऑन रिकॉर्ड है कि पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस वहाँ पहुँचती है, पुलिस दमकल विभाग को बुलाती है और वहीं ये आवाज़ रिकॉर्ड होती है, वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड होता है, पिक्चर ली जाती है, बोरियों में जले हुए नोट हैं, अर्ध जले हुए नोट हैं, और महात्मा गांधी में आग लग गई भाई की आवाज़ सुनाई देती है। पुलिस को फ़ोन किसने किया था? जज साहब के अनुसार उनकी बेटी ने शायद या पीए ने किया। तो स्वाभाविक है घर में आग लग गई। जो घर के सर्वेंट क्वार्टर या कुछ गार्ड्स का क्वार्टर, परिसर के अंदर उससे अटैचमेंट नहीं, इस तरह की बात कही जा रही है। जो भले ही वहाँ आग लगी हो, लेकिन खबर तो दी गई होगी 11:15 बजे, 12 बजे, सवा 12 बजे, जज साहब को जो अपनी पत्नी के साथ भोपाल में थे। अब आप कहेंगे कि आग लग गई, आउट हाउस में आग लग गई, जहाँ इतना पैसा था और जज साहब को पता था कि इतना पैसा है, तो उनको तो तड़के सुबह आ जाना चाहिए था भोपाल से। वो क्यों 15 तारीख की शाम को पहुँचते हैं दिल्ली अपने नियत समय के अनुसार, जो शेड्यूल फ्लाइट थी उसके अनुसार? इसका मतलब क्या जज साहब की बात में दम है कि एक साजिश है, एक साजिश रची गई है? जब आग लगी थी तो सुरक्षा कारणों से परिवार के लोगों को अलग कर दिया गया था और उस समय किसी तरह के नोट मिलने की बात नहीं कही गई थी। क्राइम सीन को लेकर भी जज साहब एक बात कह रहे हैं कि जो फ़ोटोज़ दिखाई जा रही हैं, जो वीडियो दिखाया जा रहा है, वैसा वो है ही नहीं, वो आउट हाउस का वो इलाका जैसा वीडियो दिखाया जा रहा है। चलिए मान लिया कि ये सब वैसा नहीं है, कहीं और की तस्वीरें हैं, साजिश के तहत दूसरी तस्वीरें हैं। अब लेकिन ऐसी क्या साजिश पर साजिश की, साजिश के तहत किसी ने घर में पैसे रख दिए जज साहब को बदनाम करने के लिए, साजिश के तहत उन पैसों को, उन नोटों को आग लगा दी गई जज साहब को बदनाम करने के लिए। तो क्या किसी साजिश के तहत ही अगले दिन सुबह सारा क्राइम सीन साफ कर दिया गया, नोट के बोरे हटा दिए गए, अर्ध जले नोट, सारे तो जले नहीं होंगे, कुछ साबुत भी रहे होंगे, कुछ में उसका नंबर भी दिख रहा होगा, कुछ पूरे जल गए होंगे, वो सब हटा दिए गए। क्या वो भी साजिश के तहत हटा दिए गए? तो साजिश तो दोनों तरफ से फिर रची जा रही थी। और अगर साजिश की ही बात है, किसी जज को फंसाना इतना आसान है कि 10-15 करोड़ रुपया या 5-6 करोड़ रुपया घर में रख दो और उसमें आग लगवा दो, तो ये तो और गंभीर बात हो जाती है। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट को अलग से जांच बैठानी चाहिए, दिल्ली पुलिस को अलग से जांच बैठानी चाहिए। फिर एक सवाल ये उठता है कि दमकल विभाग के एक अधिकारी ने पहले टीवी चैनल को नोट मिलने की बात क्यों कही,
उसके बाद स्टेटमेंट क्यों बदला कि मैंने नोट बदल मिलने की बात नहीं कही थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस का वीडियो सामने आता है, ऑडियो सामने आता है, जो साफ तौर पर ज़ाहिर करता है कि नोट थे। अब तो जज साहब ने भी मान लिया नोट थे, जब वो कह रहे हैं कि ये मेरा पैसा नहीं है, लेकिन पैसा तो था। तो ये आउट हाउस किस काम में लिया जा रहा था? जज साहब का पैसा है एक, किसी और का पैसा है जो जज साहब ने कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लिया था। 2 सफाई तो जज साहब ही दे सकते हैं। तीसरा, क्या उस जज साहब के अनुसार उस आउट हाउस में कोई जाता नहीं था, बीच में बाउंड्री वॉल थी, तो क्या आउट हाउस का उपयोग कुछ लोग पैसा स्टोर करने के लिए कर रहे हैं? ऐसे कौन मूर्ख किस्म के लोग होंगे जो जज साहब के बंगले का आउट हाउस का इस्तेमाल करेंगे हवाला से के जरिए या फर्जीवाड़े के जरिए या रिश्वतखोरी से कमाए गए पैसे को वहां डंप करने का? पैसा नया नया आया था, पुराना पैसा होता तो जमीन जायदाद खरीद ली गई होती, कहीं इन्वेस्ट कर दिया गया होता। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। अब क्राइम सीन को साफ करने का आदेश किसने दिया? क्या दिल्ली पुलिस को जब और दमकल विभाग देर रात वहां से निकला था, तो क्या उनको सील बंद करके गए थे कि आउट हाउस को बाहर से सील बंद कर दिया जाए? घर के और जगह जहां जहां आग जली वहां वहां सील तो कर चलिए, आप मत करिए, लेकिन क्या महात्मा गांधी में आग लग गई भाई कहने वाला शख्स इतना समझदार नहीं है कि उसने अपने बड़े अधिकारियों को भी बताया होगा, तो बड़े अधिकारियों ने भी राय दी होगी कि भाई सील करके आओ उसको, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा सबूत है क्राइम सीन। और सील नहीं किया तो कम से कम कह कर आओ कि इसमें घुसना नहीं है, इसको कमरे में कोई घुसेगा नहीं, कोई धोएगा नहीं, कोई नोट हटाएगा नहीं। ये तो एक सिंपल सी कॉमन लॉजिक है। मैं तो पुलिस में नहीं हूँ, पत्रकार हूँ, पुलिस के क्राइम की स्टोरीज बहुत कवर की हैं, लेकिन ओटीटी पर भी इतनी फिल्में देख ली हैं कि वो क्राइम सीन का महत्व समझ में आ गया है। एक आंकलन नहीं लग पा रहा। भाई नोट जल गए तो सारे नोट तो जल नहीं गए, कुछ अर्धजले भी रहे होंगे, उसमें नोट का नंबर भी होगा, तो वो क्या गिनाई हुई है? अब वो बोरे चले गए उठ के, साफ हो गया क्राइम सीन। जैसा जज साहब कह रहे हैं कि सुबह वो कोई एक नोट नहीं मिला, कोई बोरी नहीं मिली, कोई जले अर्धजले नोट किसी तरह के नहीं मिले, तो वो बोरे गए कहाँ? बोरे और कहाँ डंप कर दिए गए? कहीं और जाकर क्या ढंग से जला दिया गया? रात को काउंटिंग क्यों नहीं हुई? पुलिस ने वो बोरे जब्त क्यों नहीं किए रात को? उनको अपने माल खाने में क्यों नहीं जमा किया? या वहां पर गार्ड क्यों नहीं बिठाया एक कि रात भर गार्ड रहेगा और वहां ताला लगा दिया जाएगा? क्या ये एक कॉमन चीज किसी के दिमाग में नहीं आई? या ये भी कोई षड्यंत्र का हिस्सा था, जैसा जज साहब इशारा कर रहे हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है। एक और चीज की जज साहब ने कहा कि साहब दमकल विभाग को बताया गया था, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने दमकल विभाग को बताया था, तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये चीज समझ से परे है। एक आगे अब सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की जानी चाहिए, जो उन्होंने पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में सामने रख दिया है। जज साहब की सफाई हमारे सामने है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिप्लाई, जो रिपोर्ट पर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को अपना रिप्लाई भेजा है, वो हमारे सामने है, जिसमें वो गंभीर पड़ताल की आगे और गहनता से जांच की मांग कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल 3 जजों को नियुक्त भी कर दिया गया है। एक सवाल उठ रहा है कि लोकसभा राज्यसभा में भले ही कांग्रेस और बीजेपी के सांसद आपस में छोटी छोटी बातों पर उलझते रहे हों, भले ही बहुत बार डिसरप्शंस होते रहे हों, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो कल से जो संसद का सत्र फिर से शुरू होगा, स्वाभाविक है कि इसमें ये उठेगा। सरकार इस विषय को उठने देगी, सभापति स्पीकर बोलने देंगे, ऐसा कुछ आभास लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया भी जज साहब के खिलाफ जल्दी से जल्दी चलाई जाएगी, और संसद को महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा के 50 और लोकसभा के 100 सांसदों के हस्ताक्षर की ज़रूरत है। उनको कोलेजियम से कोई सिफारिश पत्र की ज़रूरत नहीं है। इरादा क्या यही है कि कोलेजियम सिस्टम बंद खत्म कर दिया जाए, जिसमें टॉप के 5 सीनियर जजों की नियुक्तियां करते हैं, और सरकार के हवाले पूरा सिस्टम कर दिया जाए कि सरकार जजों की नियुक्ति करे? जो सरकार 70% मुकदमे सरकार के खिलाफ होते हैं, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए।
शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।